आप वक्त चाहिए तुम्हें काफ़ी। वजह पूछ सकता हूँ कि क्यों? उसने अपनी सुर्ख निगाहें उसकी अधखुली आंखों में गाड़ते हुए कहा। वो मैं ये अभी सब ये सब। उसने झटके से खींचकर उसे ज़मीन पर खड़ा किया। ऐसा करने से वो उस पर गिरते गिरते बची थी। से यू लव मी। रुबाब ने डर कर आंखें मीची थीं। से इट। बासित सर। से दैट यू लव मी रुबाब ज़िया। रुबाब को लगा उसके जज्बात से पर्दा उठ चुका है जो उसने खुद से भी अब तक छुपा कर रखा था। मैं? अच्छा छोड़ो, मोहब्बत की खराफात पर मुझे खुद भरोसा नहीं। वो पल में लहजा बदलता उसे पुरस्कार लगा। निकाह परसों होगा हमारा, इस बात को जहन में बिठा लो। इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी नहीं, मुझे प्लीज़ वक्त। बासित ज़िया ने झटके से उसे दीवार के साथ लगाया तो उसके मुंह से सिसकी बरामद हुई। रुबाब ज़िया, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। इस नाजुक जान पर तुम कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। वो उसके बाजू पर दबाव बढ़ाते हुए बोला। मैं भाई को बताऊं? बासित ज़िया ने उसके जबड़े को पकड़ लिया था तो उसकी आंख से एक आंसू गिरा। दर्द अब हद से बढ़ रहा था। उस नाजुक जान से कब कोई ऐसे पेश आया था? तो तुम नहीं मानोगी। उसने कुछ सोचते उसे झटके से छोड़ा और जेब से फ़ोन निकाला। हेलो फाहिद रियाज का कल सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए एक खतरनाक एक्सीडेंट होना चाहिए और फिर फ़ौरन हस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए और उसके घर वालों को इन्फॉर्म भी। और रुबाब को लगा उसने कुछ गलत सुना है। उसने बेयकीनी से उसे देखा। मुझे मंजूर है, उसने उसके हाथ से फ़ोन खींचते हुए कहा और मुंह पर हाथ रखे हिचकियों से रोने लगी। बासित ज़िया के चेहरे पर कातलाना मुस्कुराहट छा गई थी, लेकिन उसे देखते दिल एक लम्हे के लिए डगमगाया भी था, लेकिन फिर संभल गया। परसों मुलाकात होगी डार्लिंग, मुझे उम्मीद है कि वो मुलाकात यादगार रहेगी। उसने घुटनों के बल उसके पास नीचे बैठते हुए कहा। वो अब भी चेहरा हाथों में छुपाए रो रही थी। बासित ज़िया के माथे पर सिलवटें पड़ी। वो कैसे उस शख्स के लिए रो रही थी? उठो, बासित ज़िया ने उसे कहा तो उसने चेहरा उठाया। आंखों का ज़बरदस्त तसादुम हुआ था। उठो और अपनी जगह पर जाओ, और एक भी आंसू निकला ना अब रुबाब यज़दानी तो उसकी सज़ा बहुत बड़ी होगी। उसने कहते साथ ही उसे एक बार फिर से खड़े होने का इशारा किया था। आपने जैसा बोला है वैसा हो जाएगा, अब आप प्लीज़ जाएं यहाँ से। वो चीखी थी। दुरेद घर नहीं था और शौकत यज़दानी का कमरा निचले फ्लोर पर था, इसलिए उसे कोई फिक्र ना थी। रुबाब यज़दानी, इस लहजे की सज़ा बहुत जल्द मिलेगी तुम्हें। उसने झटके से उसे उठाया और बेड पर धक्का देता बाहर निकल गया। 2 दिन न जाने कैसे गुजर गए थे। उसकी रजामंदी मिलते ही निकाह की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। उसके चेहरे पर हंसी तो क्या, मुस्कुराहट का भी नामो निशान तक न था। बेशक वो शख्स उसकी बचपन की पसंद था। दिल ने उसे अभी कुछ देर पहले ही तो अलग जज्बे से रूशनास कराया था, और फिर उस शख्स का ये रूप। वो सहम गई थी। वो ये सब कैसे झेलेगी? 19 साल ही तो थी उसकी उम्र। अभी उसके ख्वाब थे बहुत। वो अपने भाई और बाप के साथ वक्त गुजारना चाहती थी। वो भी उसकी इतनी जल्दी शादी नहीं चाहते थे, लेकिन ज़िया ने कहा था कि उसे किसी ज़रूरी काम से जाना है और वो निकाह अभी करना चाहता है। दुरेद अपने दोस्त से वाकिफ़ था। उसे अपनी बहन के लिए वो शख्स बेहतरीन लगता था, इसलिए मना नहीं किया। उसकी उदासी नोट करते ही दुरेद ने बासित ज़िया को अभी सिर्फ निकाह की रजामंदी दी थी, रुखसती की नहीं, जिससे वो अंदर ही अंदर तैश खा रहा था। कब उसका नाम उस शख्स से जुड़ा उसे अंदाज़ा भी ना हुआ। उसके भाई ने उसका माथा चूमा तो वो उसके गले लगती फूट फूट कर रो दी। 2 आंखों ने ये मंजर काफ़ी नफरत से देखा था। दुरेद यज़दानी ने उसके बाद बासित ज़िया को गले से लगाया था। वो उसका बेहतरीन दोस्त था, यही वजह थी कि वो मान गया था इस निकाह के लिए। दुरेद, अगर तू बुरा ना माने तो मैं रुबाब को कहीं ले जाना चाहता हूँ, जल्द छोड़ जाऊँगा। उसने दूर बैठी सजी संवरी छुई मुई सी रुबाब को देखते हुए कहा। पर यार अभी वो, मैं संभाल लूँगा, प्लीज़ इनकार मत कर, और मुझे ये आगे भी उसे संभालना है, भरोसा कर। ओके, जैसे तुझे ठीक लगे। भरोसा है तेरे यार भरोसा है तेरे पे यार, इसीलिए अपनी जान से प्यारी बहन दे दी तुझे। यज़दानी उसे गले लगाते बोला। बासित ज़िया के चेहरे पर जहरखन तासुरात छा गए। यज़दानी उसे लिए रुबाब तक आया। राबी मेरी जान, बासित के साथ जाओ। रुबाब ने झटके से सर उठाया। उसके चेहरे पर छाए खौफ को बासित ज़िया ने बखूबी महसूस किया था। पर भाई, मुझे अभी रुखसती नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है। सब तुम्हारी मर्जी और रजामंदी से होगा। अभी बस वो तुम्हें कुछ देर के लिए ले जा रहा है। यज़दानी ने उसे साथ लगाते कहा तो वो मना न कर पाई। मेहमान जा चुके थे।
वो भी उसे गाड़ी में बिठाता गेट से बाहर गाड़ी निकालकर सड़क पर दौड़ाने लगा। सड़क पर लाते ही उसने रेस देते गाड़ी की स्पीड को खतरनाक हद तक बढ़ा दिया था। रुबाब को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। सर बासिंद रोकें प्लीज। उसकी चीखों के साथ हिचकियां सुनते उसने गाड़ी झटके से अपने फ्लैट के पास रोकी और उतर कर उसकी तरफ आया। उसे खींचता हुआ बाहर लाता अपने फ्लैट में ले गया और कमरे में लाते ही जोर से धक्का दिया था उसने उसे। परवीन बेगम, खुदा के खौफ से डरो। औलाद है वो तुम्हारी, सगी ना सही, लेकिन माँ तो कहती है ना तुम्हें। कोई अपनी औलाद के बारे में कैसे इस तरह से गंद बक सकता है। वो उम्र रसीदा औरत गुस्से से बोली। वो वहाँ पहली औरत थी जिसने उसके लिए आवाज़ उठाई थी। और फिर हमसाया औरतें जो उसे जानती थी वो भी बोल पड़ी। सब जानती थी कि वो कितनी नाजुक, हसास और धीमे मिजाज की लड़की थी। परवीन बेगम उन सबको उसके हक में बोलता देखकर डर रही थी। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ बिगड़ रहा है। बकवास बंद करो तुम लोग सब। इसी ने मेरे शोहर की जान लिया। बुलाओ पुलिस को। मैं चीख चीख कर बताऊंगी उन्हें कि यही जलील है। वो रोती बिलखती उस पर झपटती थप्पड़ों और अपने नाखूनों से उसका सफ़ेद चेहरा गुलाबी कर गई। औरतों ने उसे अलहदा किया। रुबाइशा ने अपने लिए कुछ नहीं किया। पुलिस के सायरन की आवाज़ गूंजने लगी तो रुबाइशा का दिल कांपा। क्या ये झूठ सच बनकर उसकी ज़िंदगी का नासूर बन जाएगा। लोगों में अफरा तफरी फैल गई। असल मुजरिम का किसी को पता नहीं था। उस उम्र रसीदा औरत ने आगे बढ़ते उसका हाथ थामा और उसके सर पर चादर दी। मैंने कुछ नहीं किया आपा। उसके साकित वजूद में उनका लम्स पाते ही हरकत हुई थी। मुझे यकीन है मेरी जान। उन्होंने शाइस्तगी से उसका माथा चूमा। मैं तुम्हें बचा लूंगी मेरी बच्ची। और फिर पुलिस ने बेजान पड़ताल शुरू की और वहाँ से किसी को भी हिलने से मना कर दिया। उसकी माँ उसके किरदार कशी अब पुलिस के सामने भी कर रही थी। पुलिस वालों ने अब लोगों से जांच पड़ताल की। कोई नहीं जानता था असल वजह। सो उनके घर में मौजूद तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी उसका ताया, उसकी माँ और वो खुद। उसने खाली नज़रों से एक आखिरी बार अपने बाप की लाश को देखा जिसको उठाया जा रहा था। बाबा। वो चीखती उनके करीब आई और उनके चेहरे पर झुककर बोसा देने लगी। वहाँ मौजूद सब लोगों की आंखें नम हुई। बाबा ये सब झूठ बोल रहे हैं। रुबाइशा मेरे साथ थी मेरे घर। उस उम्र रसीदा औरत ने पुलिस वालों की तरफ देखकर कहा, क्या सबूत है आपके पास। उन्होंने उसको देखकर पूछा। मेरे घर का वॉचमैन और वहाँ खेलते बच्चे सब ने इसको देखा है। मैंने इसे सुबह ही बुलवाया था और तब से ये मेरे ही पास थी। उन्होंने शाइस्तगी से कहा। पुलिस वालों ने उनका और उनके वॉचमैन और वहाँ खेलते लड़कों से तस्दीक के बाद उसे वहीं छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसकी माँ हलक के बल चिल्ला रही थी, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं, केस करूंगी तुझ पर, तू जेल में सड़ेगी सारी उम्र। वहाँ उसने उसका हाथ थामते हिचकी भरी थी। अपने बाप के पास बैठते अब वो हिचकियों से रो रही थी। अपने बाप का जनाजा उठते उसे महसूस हुआ था कि वो खुदा की बनाई इस दुनिया में तन्हा रह गई है। जनाजा रवाना होते ही आपा ने उसका हाथ थामा और उसे अपने घर ले गई, सब लोगों से छुपाकर। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो राबी। उसको ब्लड मिल चुका है, अब वो होश में आते ही स्टेबल हो चुकी है। बहुत हो गया मन्नत, इस खेल को बंद करो, ये बचपना नहीं है। तुम उस पागल शख्स को और पागल बना रही हो। राबी जल्दी करो, मुझे यहाँ से निकलना है। वॉट। वो पहुँच जाएगा कुछ लम्हों में। मैं चाहती हूँ अब की बार तुम सामना करो हालात का। हो सकता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी ना हो। मुझे यहाँ से निकलना है। वो अपनी ड्रिप की सुई अपने हाथ से अलग करती उजलत में उठी थी। नहीं, तुम्हें तुम्हारी औलाद की कसम राबी, प्लीज़। उसने हाथ जोड़ डाले। राबी की आंखें साकित हुई। वो उसे सबसे बड़ी कसम दे गई थी। ओके, लेकिन इसके बाद तुम मुझसे किसी और मदद की उम्मीद मत रखना। वो कहती बाहर निकल गई। मन्नत ने आंखें मूंद ली क्योंकि रुबाइशा पर वो खुद से ज़्यादा यकीन रखती थी। अगले आधे घंटे में वो पीछे के दरवाजे से उस अस्पताल से निकल चुकी थी जिसकी लोकेशन तबरेज शाह को मिली थी। उसने बाहर निकलते ही हवा में गहरा सांस भरा और साथ बैठी उस लड़की को देखा जो उसकी किसी बात को नहीं टालती थी। वो लड़की अपनी इस हालत के बावजूद उसके पीछे जलील होती फिर रही थी। उसकी आंख से तकलीफ की शिद्दत से आंसू निकलकर गालों पर बह गया। कब खत्म होंगी ये आजमाइशें। क्या शाह, आप मुझे कभी मयसर नहीं होंगे, उसने सोचा। एक तरफ वो भागती थी उससे। उसे लगता था कि उससे मिलते ही तबरेज़ शाह उसे मौत का परवाना थमा देगा, और दूसरी तरफ वो उसकी एक नज़र उल्फत के लिए तड़प रही थी। वो घर पहुंच चुकी थी, जानती थी अब उसे यहाँ कोई नहीं ढूंढ सकता और न यहाँ तक पहुंच सकता है। राबी ने उसे आराम करने का कह दिया और ख़ुद भी अपने कमरे में चली गई कि उसके आसाब बुरे तरीके से थक चुके थे। अब शाम की चाय पर वो एक दूसरे के सामने बैठी थी। मन्नत, एक आखिरी बार समझा रही हूँ,
आगे बढ़ो ज़िंदगी में। कब तक खुद को बेमोल करती रहोगी? राबी तुम भी तो शट अप मन्नत, मेरी ज़िंदगी तुमसे बहुत मुख्तलिफ है। अपने बाप का बिजनेस संभालो, बहुत हो गया है। इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं करूँगी। खुद को इस काबिल बनाओ कि तबरेज़ शाह को भी तुम्हारी तलब रहे। मुझसे उम्मीद छोड़ दो। इससे ज़्यादा मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी इस बुज़दिली में। आज नहीं तो कल तुम उसके सामने होगी। फिर किससे भाग रही हो, उससे या खुद से? मैं बस तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ। मन्नत वकार, जिसके वालिदैन उसको एक कामयाब औरत के रूप में देखना चाहते थे, वो मन्नत जो तुम में कहीं छुपी बैठी है। और कब तक मुझे खुद के साथ घसीटोगी? इन हालात में मुझ पर तो रहम खाओ। मन्नत ने झटके से उसे देखा। वो सच में बीमार लगी थी उसे। आंखों के नीचे हल्के बढ़ते जा रहे थे। उसकी बढ़ती जसामत, उसके सूजे हुए पाँव देखते उसे रहम आया उस पर, और खुद से भी नफरत हुई। वही तो उसकी अपनी थी, उसकी माँ भी, बहन भी, दोस्त भी, उसका सब कुछ। और उसकी वजह से वो कैसी कमज़ोर और पीली पड़ रही थी। मैं वादा करती हूँ राबी, अब से वही होगा जो तुम कहोगी। मैं वादा करती हूँ, बदल लूँगी खुद को, आगे बढ़ूँगी। उसने राबी के पास घुटनों के बल नीचे बैठते कहा तो राबी ने उसके माथे पर बोसा दिया। नासिर, नासिर! अपने कमरे में जाकर चीख कर उसने मुलाजिम को आवाज़ दी। जी जी साहब, ये मेरे कमरे की सफाई किसने की? किससे पूछ कर मेरे कमरे में कदम रखा तुम लोगों ने? साहब, वो बड़े साहब, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आइंदा मेरे कमरे में कदम मत रखना, खबरदार जो मेरी चीज़ों को हाथ भी लगाया। उसने दरवाजे को ठोकर मारकर बंद किया और जाकर औंधे मुंह लेट गया। 27 साला वो नौजवान उस वक्त औंधे मुंह बेड पर पड़ा था, जिसे किसी भी चीज़ की फिक्र न थी, या वो खुद पर किसी चीज़ को हावी होने नहीं देता था। SHO दुरेद यजदान लाउबालीपन उसकी तबीयत का खासा था। उसे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता था। ये उसका बाप ही था जिसका डर उसके दिल में, नहीं तो लोगों को कहाँ कुछ समझता था वो। आज सुबह नाश्ते की मेज़ पर भी उसने हंगामा बर्पा कर दिया। जब मुलाजिम ट्रे को भूलकर उसका गिलास अपने हाथ में उठाकर ला रहा था, उसने वो गिलास खींच कर दे मारा था। जाहिल, अकल नहीं है तुम्हें? ट्रे कहाँ है? हाथ देखे अपने गंदे। वो चीखा तो सभी मुलाजिम सहम गए थे। क्या हो रहा है यहाँ? शौकत जरदानी ने आते ही बिपरे शेर को देखते हुए कहा, बाबा, इन गरीबों को कुछ अकल सिखाएं थोड़ी। जुबान संभाल कर दुरेद, और जाओ, आज नाश्ता नहीं मिलेगा तुम्हें। पहले अपने से बड़ों से बात करने की तमीज़ सीख कर आओ। वो सामने कुर्सी को ठोकर मारता बाहर निकल गया था, और अब थोड़ी देर पहले ही लौटा था। वो ऐसा था नहीं, बना दिया गया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे अफजल बाबा, अभी बच्चा है, वो संभल जाएगा। उन्होंने उसकी परेशानी में माथा मसलते कहा, कोई बात नहीं साहब, हम जानते हैं वो दिल से बुरा नहीं है। उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि अभी पिछले दिनों उसने अपनी सैलरी उन्हें दे दी थी उनकी बेटी की शादी के लिए। 10 बजे ड्राइवर के हाथ उसका खाना भिजवा दें, भूखा होगा। वो कहते ही अपने कमरे में चले गए, और वहाँ उसने थाने में आज सबका जीना दूभर कर दिया था, सारे केसेस की फाइल खुलवा कर। रुबाब ने अपने चीखों का गला घोंटा था, मुंह पर हाथ रखकर। उसे ये सब एक डरावना ख्वाब लग रहा था। बासित ज़िया ने सिगरेट सुलगाया और जाकर सामने सोफे पर बैठ गया, और उसे देखा जो कमरे के बीचों बीच खड़ी थी, स्काई कलर की शर्ट और गरारे में, गुलाबी जॉर्जेट का दुपट्टा, गुलाबी रंगत पर हल्का सा मेकअप, खमदार पलकें, गुलाबी छोटे से होंठ, तीखा नाक जो उसे खाली सा लगा, जैसे कुछ कमी हो, भूरे कमर तक जाते बाल, माथे पर बिंदिया लगाए वो लड़की किसी का भी ख्वाब हो सकती थी। किसी का सोचते उसके चेहरे के तासुरात जामिद हुए। यहाँ आओ। धुआं हवा में छोड़ते वो बोला तो वो जी जान से लर्जी। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैं क्या कह रहा हूँ? अब के वो तेज़ लहजे में बोला तो वो अपनी जगह से उछली और छोटे छोटे कदम उठाती उसकी तरफ आई। उसके पास आते ही बासित ज़िया ने उसे खींचा, जिससे वो उसकी गोद में आ गिरी। उसने आंखें मींची थीं। बासित ज़िया को वो उस वक्त बहुत डरपोक हिरनी की तरह लगी थी। आंखें खोलो। उसकी आवाज़ सुनते ही उसने आंखें खोली तो नज़रें उसके चेहरे से टकराईं। रुबाब ने पहली बार उसे इस कदर नज़दीक से देखा था। गहरी बोलती आंखें, मगरूर नाक जिसे जोम था उस खूबसूरत चेहरे का, उनाबी लब जो मूँछों तले छुपे थे, हल्की दाढ़ी और करख्त तासुरात। उसकी पलकें लर्जीं। बासित ज़िया ने उसकी कमर पर हाथ बांधे उसे खुद से करीब किया। रुबाब ने उसके सीने पर हाथ रखते खुद को रोका, नहीं तो उसका चेहरा उसके चेहरे पर बजता। रुखसती चाहता हूँ मैं, उसने उसके कान के करीब लब करते सर्द लहजे में कहा। उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाते उसने उसे देखा जिसने सांस रोक रखा था। सांस छोड़ो।
अगर मैंने बंद किया तो तुम तरसोगी इसी सांस के लिए। उसके ज़ुमाइनी लहजे में कहने पर उसके कान पर अपनी मूछें फेर गया वो। उसने सांस छोड़ते उसे देखा जो उसी को घूर रहा था। उसने उठना चाहा तो बासित ने उस पर पकड़ साख की। रुखसती चाहता हूँ मैं, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी तरफ से हंगामा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं चाहती। उसने नज़रें झुकाए कहा, तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है बेबी। होगा वही जो मैं कहूँ और सोचूंगा। सो बी रेडी एंड प्रिपेयर फॉर इट। बासित ज़िया ने उसे देखा जो होंठ काटती अपने आंसू रोक रही थी। उसकी बाहों में उसका नाजुक वजूद हल्का हल्का लरस रहा था। तुम्हारे तो अभी से हालात नाजुक हैं मेरी बेबी। मेरी जान को खुद पर कैसे बर्दाश्त करोगी। बासित ज़िया ने उसकी गर्दन के पास सिगरेट का आखिरी कश छोड़ते हुए कहा। बासित। उसने डरते उसका नाम लिया तो वो थमा। मुझे वापस जाना है। उसने कहते ही नम आंखों से उसे देखा। ओके चलो उठो। वो न जाने क्यों फौरन मान गया था उसकी बात। माजी। आज उसका उस यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। बेशक उसका बाप ये यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकता था, लेकिन उसका एडमिशन उसकी जहानत की बिना पर हुआ था। मन्नत वकार के वालिद एक बिजनेसमैन थे। इकलौती औलाद थी वो उनकी। उसकी वालदा की वफ़ात तब हुई जब वो 10 बरस की थी। वो पहले भी बहुत नाजुक मिजाज थी और माँ के बाद तो निहायत हसास हो गई। आज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में लड़कों के दरमियान उसकी टांगें काँप रही थीं। उसने अब तक लड़कों के इदारों में पढ़ा था, लेकिन अब वो पहली बार लड़कों के साथ पढ़ने आई थी। वो इसलिए क्योंकि उसके वालिद उसे बिजनेस पढ़ाकर उसे अपने पाँव पर खड़ा करना चाहते थे। दरवाजे पर खड़े उसे 10 मिनट हो गए। उसे यहाँ अपना आप खोता हुआ महसूस हुआ था। रास्ते से दूर होकर खड़ी हो मिस। पीछे से किसी लड़के ने हाँक लगाई तो वो चौंकी और डर कर साइड पर हुई। हेलो ब्यूटी। अभी वो कदम आगे बढ़ाती कि एक और लड़के की आवाज़ पर थमी जो उसी को ही देख रहा था। गुलाबी रंग की शलवार कमीज पर 1.5 इंच का दुपट्टा लिए, बालों को पोनी में कैद किए, बिना मेकअप के, गुलाबी रंगत भरे गाल, मुतनासिब सरापा और दरमियाना कद। वो बेहद हसीन थी। उसे मज़ीद हसीन उसकी मासूमियत बनाती थी, क्योंकि चालाकी और दुनिया से लड़ना उसने एक बंद घर में सीखा ही कहाँ था। उसके बाप ने उसे बहुत संभाल कर रखा था। अपने बाप के अलावा कोई दोस्त नहीं था उसका। यही वजह थी कि कॉलेज और स्कूल में उसका एक भी दोस्त ना था। उसने उस लड़के को देखा जिसने उसके सामने हाथ किया था। वो शक्ल से ही उसे कोई आवारा लगा। उसका सांस खुश्क हुआ। कासिम दिलावर। उसने हाथ आगे करते हुए अपना नाम बताया तो उसका दरियाफ्त करना चाहा, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। हिम्मत ही ना हुई थी। उसकी आंखों की मासूमियत पर वो लड़का मुस्कुराया जैसे शिकारी शिकार को देखकर मुस्कुराता है। किस डिपार्टमेंट जाना है ब्यूटी। उसने अपने हाथ पीछे हटाते चेहरे पर मुस्कुराहट लिए फिर से दरियाफ्त किया। बिजनेस। उसने कहते ही नजरें झुकाई। उसकी इस अदा पर दूर खड़े काफ़ी लोगों के चेहरे चमके थे। उसमें F7 रूम तुम्हारी क्लास है और पहला लेक्चर शुरू हो चुका है, जाओ फौरन। उसने कहते ही उसे डराया तो वो बिना उसकी तरफ देखे तेज तेज कदम उठाती आगे बढ़ गई। आपा उसे लेकर वहां से चली गई थी। अब क्या करना था उन्हें वो नहीं जानती थी। वो उसे अपने घर ले आई, खाना खिलाया और आराम करने की तलकीन की, लेकिन उसका दिमाग आज हुए सानेहे को याद करते मफलूज हो रहा था। अब कोई नहीं है मेरा, मैं कहाँ जाऊंगी। उसने सोचते हुए आंखें बंद की। ये उसकी असल ज़िंदगी थी, कोई कहानी या अफसाना नहीं जहाँ वो आधी रात को निकलती भी तो महफूज रहती। इस दुनिया में रात की स्याही में कोई महफूज नहीं। जिनके सर पर छत ना हो उनके ढके हुओं को भी दुनिया छेड़ फाड़ देती है। वो हकीकत पसंद बन रही थी। आपा उसकी माँ की बचपन की सहेली थी, लेकिन वो जानती थी उसे यहाँ से भी जाना है। सारी रात उसकी आंखों में कटी थी। कब आंख लगी उसे अंदाज़ा ही ना हुआ। आंख शोर की आवाज़ से खुली जब अंदाज़ा हुआ कि बाहर कोई बहस चल रही है और उस बहस का मौजू उसी की ज़ात थी। उसे अंदाज़ा हो गया कि पुलिस एक बार फिर उसके दरवाजे पर है। तो क्या आगे उसकी सारी ज़िंदगी उस काल कोठरी में गुजरनी थी। उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा होता नजर आया। बहस अब बढ़ती जा रही थी। उसे आपा के साथ अब औरत की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। उसे बातों से अंदाज़ा हुआ, निकालो इस लड़की को बाहर। मैं कल भी बता चुकी हूँ वो बेगुनाह है। कल वो उस वक्त मेरे साथ थी, मेरे घर पर। आपा ने जवाब दिया, हमें जांच पड़ताल तो करनी है ना मैडम, मेहरबानी करके ताउन करें। इंस्पेक्टर बोला, जवान जहान बच्ची है, थाने में कहाँ रहेगी। उसकी इज्जत की परवाह उसे ऐसी हरकत करने से पहले सोचनी चाहिए थी। लेडी कांस्टेबल ने जवाब दिया,
उसकी न जाने क्या ही दुश्मनी थी, या शायद उसकी माँ ने उन्हें पैसा दिया था जो उसकी ज़ुबान इतना चल रही थी। देखो बीबी, वारंट साथ लाए हैं, निकालो लड़की को बाहर, वक्त ज़ाया मत करो हमारा। वो सब सुनती कमरे के कोने में सोफे के पीछे दुबक कर बैठ गई, जैसे यहाँ कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। उसने हकीकत से आंखें मीच ली थी। अगले ही लम्हे उसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया जाने लगा। उसके दिल की रफ्तार तेज़ हुई थी और तेज़ हुई थी। आंसू लगातार गिर रहे थे, लब ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ थे। वो दुरेद से मिलने आया था। 2 साल पहले उनकी मुलाकात स्कूल में हुई थी और उसके बाद ये मुलाकात दोस्ती में बदल गई। वो अक्सर अब उसके घर चला आता था कि तकल्लुफ़ की हर दीवार अब गिर चुकी थी। वो अब भी बैठक में हमेशा की तरह बैठे थे कि यकदम बत्ती का फ्यूज़ उड़ने की वजह से बत्ती गुल हो गई। बाहर लॉन में बैठते हैं दुरेद ने कहा तो उसने सर हिलाया और पीछे वाले लॉन की तरफ वो दोनों आ गए। आगे वाले लॉन में माली बाबा काम कर रहे थे। अभी वो बैठे बातें कर रहे थे कि छोटी सी बच्ची फूले गाल के साथ भागती हुई आई। भैयू भैयू, बच्ची ने दुरेद की आकर कमीज़ की आस्तीन खींची। जी मेरी जान, क्या हुआ? उसने अपने बहन के फूले गालों पर लगी चॉकलेट साफ करते हुए कहा। भैयू, साथ वाले जकी ने आज फिर मुझे मारा, उसने शिकायत लगाते आंखें फ़ौरन नम की। क्यों मारा है उसने आपको? दुरेद के साथ अब वो भी उस बच्ची की तरफ मुतवज्जो था। क्योंकि भैयू, मैंने कहा था जिसके टेस्ट में ज़्यादा नंबर आएंगे वो दूसरे वाले को मुक्का मारेगा, तो उसका 1 नंबर ज़्यादा था। लेकिन भैयू, उसने तो नकल की थी ना, तो आपने ऐसी शर्त रखी ही क्यों थी? दुरेद ने अपने कंधे पर पड़ी शॉल का एक कोना लगाते उसके चेहरे पर आए पसीने को साफ किया। बासित मुस्कुराया। उसे कितनी मोहब्बत थी ना अपनी बहन से। उसे भी कोई याद आया था। मुस्कुराहट के साथ उसके चेहरे पर मायूसी छाई। पर भैयू, गर्ल्स को तो नहीं मारते ना? उसने अपनी तरफ से बहुत पते की बात की थी। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप आइंदा से ऐसी बातें नहीं करेंगी। और जकी को मैं डांटूंगा कि उसने क्यों मारा मेरी रूबी को। पक्का ना भैयू? वो आंखें छोटी करती उससे इस्तफसार करने लगी। आया वो उसको सिर्फ दिलासा तो नहीं दे रहा? पक्का मेरी माँ। चलो अब जाकर कपड़े बदलो, देखो मट्टी लगी है सारी। दुरेद ने उसके बाल माथे से हटाते उसे जाने का कहा। ओके भैयू, वो कहते हुए भाग गई। बासित ने मुस्कुरा कर उसे देखा। लगता है बड़ी मोहब्बत है तुझे अपनी छोटी बहन से। हाँ, सबसे ज़्यादा। वो मेरी बेटी जैसी लगती है मुझे, उसने जज्ब के आलम में कहा। उस लड़के की बताई क्लास के सामने रुककर उसने हवा में लहराता आंचल संभाला और दरवाजे पर खड़ी हुई। मैं आई कम इन सर? उसकी धीमी आवाज़ पर सब मुतवज्जो हुए। तमाम लड़के उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगे, लेकिन कोई था जिसकी नज़र किताब पर थी। प्रोफेसर उस मासूम चेहरे को अंदर आने की इजाज़त दे गए तो वो कदम कदम उठाती अंदर आई और इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। हाल खिंचाखच लड़के और लड़कियों से भरा था। उसकी पलकें लर्जी। जी बेटा, कोई परेशानी है? वो जो बैठने के लिए जगह दे रही थी प्रोफेसर की तरफ मुतवज्जो हुई। पढ़ने आई हूँ, उसने धीमे से कहा तो आधी क्लास के स्टूडेंट्स के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखरी। बेटा, ये पढ़ने की ही जगह है, आप बताएं किस डिपार्टमेंट में पढ़ने आई हैं? उन्होंने शाइस्तगी से कहा। बिजनेस। आंखें फिर झुक गई। फर्स्ट सेमेस्टर? सर ने दरियाफ्त किया तो उसने तेज़ी से सर हिलाया। बेटा, ये बिजनेस डिपार्टमेंट है, लेकिन आप गलत क्लास में आ गई हैं। ये लास्ट सेमेस्टर की क्लास है। कई लड़कों का कहका बुलंद हुआ तो उसकी आंखें नम हुई। सर ने एक सख्त निगाह सब पर डाली। क्या नाम है आपका? सर को वो बच्ची निहायत प्यारी और मासूम लगी। मन्नत वकार। बहुत प्यारा नाम है आपका, आपकी तरह। क्या करते हैं आपके वालिद? प्रोफेसर ने दरियाफ्त किया। क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में आधे लोग सिफारिशात पर आते थे, क्योंकि उनका ताल्लुक ऊंचे ख़ानदानों से होता था। बिजनेसमैन वकार हुसैन, उसने नज़रें उठाते कहा। अब की बार आखिरी बेंच पर बैठे उस शख्स के कानों ने भी ये नाम सुना था। उसने झट से सर उठाकर सामने मौजूद हस्ती को देखना चाहा जिसका रुख सर की तरफ था। पर मैं यहाँ अपनी काबिलियत पर आई हूँ, उसने सर की गलतफहमी दूर करते हुए कहा। न जाने क्यों, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि सिर्फ सब ये समझें कि वो यहाँ पर अपने बाबा के दम पर आई है। ये बात भी उसके बाप ने उसे सिखाई थी कि वो ज़िंदगी में अपने बलबूते पर, अपने दम पर आगे बढ़ेगी। दैट्स ग्रेट। सर एक बार फिर उसकी मासूमियत पर मुस्कुराए और फिर उसे आगे आने का, अपने साथ आने का कहते बाहर निकल गए। वो सामने वाली क्लास आपकी है, कुछ देर में मुलाकात होगी बेटा, क्योंकि आपका दूसरा लेक्चर मेरे साथ है। उन्होंने कहते साथ उसके सर पर हाथ फेरा। इस दौर में इतनी मासूमियत भला कहाँ देखने को मिलती थी।